और आपको लिए चलते हैं सीधा, आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों से यहाँ संवाद कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, क्योंकि देश में आज से नए कानून प्रभावी तौर पर लागू हो गए हैं और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं नेताओं से, मंत्रियों से संवाद कि कैसे और किस तरीके से इसे और प्रभावी बनाया जाए। स्वच्छंद रूप से अपनी बात आप कह पाएंगे। नई विधियों में प्रावधान भी किया गया है कि पुरानी विधियों में जो प्रावधान थे, अनुसंधान अधिकारी लंबी प्रक्रिया के तहत अनुसंधान करते रहते थे। मुझे कल परसों ही मथुरा गेट के निरीक्षण पर पहुंचा था, अचानक औचक निरीक्षण किया। मैंने वहां पाया कि 17 साल पुराना मुकदमा भी एक पेंडिंग पड़ा था। एक नहीं, 4 मुकदमे, 173(8) का दुरुपयोग भारी संख्या में देखने को मिला। कई मेरी जिलों में बात हुई, वहां भी 20-20 साल पुराने 173(8) मुकदमे पड़े। अनुसंधान में लापरवाही और डिले, कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो न्याय यदि देरी से मिलता है तो ये समझिए कि न्याय देने की मंशा नहीं होती। नए प्रावधानों में यह प्रावधान किया गया है कि सही समय पर, उचित समय पर, सीमित समय में अनुसंधान हो, पीड़ित को न्याय मिले और प्रगति रिपोर्ट भी पीड़ित को बताई जाए, जो निश्चित रूप से एक अंडरलाइन करने योग्य है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा केंद्र सरकार का कि उन्होंने तुरंत न्याय देने के लिए इन तीनों विधियों में जो बदलाव किए हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। केंद्र सरकार ने जो पीड़ित का दर्द समझा, और वो समझा इसलिए कि वो लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं और राजस्थान सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेह है। हमारे जो 5 स्तंभ हैं आपराधिक न्याय प्रशासन के, पुलिस, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अभियोजन, न्यायालय और जेल कारागार, उनमें न्यायालय के लोग हमारे साथ नहीं है, बाकी हम 4 स्तंभ यहाँ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से त्वरित न्याय देने में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे अपराध की घटना घटती है तो सीधे व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है या पुलिस के पास जाता है। तो हम चारों स्तंभ इसको सामंजस्य बैठा करके लोगों को जिस जिस पायदान पे जैसे जाता है वहां न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित नए प्रावधानों के तहत करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद से ही अपराधियों पर नकेल कसने का जिस तरह का प्रयास हुआ है, आज हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि अपराध का ग्राफ, जो हीनियस ऑफेंसेस थे, संगठित अपराध थे या नकल माफिया था, उन पर अंकुश लगा है और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को तुरंत न्याय मिलना अब पिछले 6 महीनों से शुरू हुआ है। राज्य सरकार इन विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली जो भी कोई कठिनाइयां होंगी उनको तत्परता से निदान करेगी और हमेशा सहयोग में खड़ी रहेगी। मैं आप सभी का पुनः आपको बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आप अपराध के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करने के लिए हमेशा निर्देश देते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके मार्गदर्शन एवं उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विशेष आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस ऐतिहासिक अवसर पे वो अपना उद्बोधन सभी को संबोधित करें। इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, डीजी साहब, एसीएस होम आनंद कुमार जी, एडीजी सभी एडीजी साहब, सभी अधिकारीगण, बीसी के माध्यम से जिलों से जुड़े सभी पुलिस अधिकारीगण एवं अन्य सभी सीएलजी सदस्य,
सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र एवं सभी नागरिक भाई और बहनों, आज ऐसे जो कानून थे जो आज के परिदृश्य में उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं था, और पुराने ऐसे थे कि जो उस समय के राज के हिसाब से बने थे। प्रजा और उनके बीच सिर्फ प्रजा के लिए था जो कानून थे। मैं अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कॉलोनियल मानसिकता के प्रतीक और आज के समय में अनुपयोगी जो हो चुके पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर उनके स्थान पर नवीन आपराधिक विधि 2023 को संसद में पारित करवाया है। ये तीनों नए कानून राजस्थान में भी आज 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इन कानूनों में 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। यही नहीं, 1898 में बनी और 1973 में संशोधन हुई दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। 1872 में बने एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर इन कानूनों में भारतीयता की आत्मा को स्थापित किया गया है। यही नहीं, इन तीनों नए कानूनों से भारतीय नागरिकों भारतीयता और भारतीय संविधान की मूल भावना को भी बल मिलेगा। जिन 3 पुराने अपराध कानूनों को निरस्त किया गया है वे करीब 150 साल पुराने अंग्रेजों के शासन के समय के थे। उनके शासन के समय के जो कानून थे उनमें आप देख सकते हैं कि वो कानून प्रजा के लिए थे। प्रजा के प्रति उनका कैसी स्थिति थी ये आप उनकी भाषा और संज्ञान से भी अनुभव कर सकते हैं। ध्यान को रखते हुए नवीन प्रावधानों को जोड़ा गया है। यही नहीं, ये प्रावधान न केवल महिलाओं एवं बच्चों के हितों की रक्षा करते हैं, अब तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के हितों तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अधिक मजबूत करते हुए आम जन के हितों को बढ़ावा देते हैं। इसमें आम जन के हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार भी उनके साथ होता था वो भी ठीक नहीं है। नए कानून में पीड़ित को जल्द न्याय उपलब्ध कराने, अपराधी के प्रति प्रतिशोध के स्थान पर पुनर्वास की भावना को प्रधानता दी गई है, क्योंकि पहले अपराधी के प्रति एक प्रतिशोध रहता था और वो प्रतिशोध का भाव इतना हो जाता था कि अपराधी सुधरने की बजाय अपराधी और ज्यादा बिगड़ने की स्थिति में रहता था। उसके स्थान पर पुनर्वास की भावना को प्रधानता दी गई है, जिससे कि अपराध को बोध भी हो और वो उसमें आगे चल करके किसी अपराध के संज्ञान में नहीं आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को आत्मसात करते हुए विधि विज्ञान के द्वारा अभियोजनों को और अधिक पुष्ट करने, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रावधानों के द्वारा पीड़ित पक्ष को विविध रूप से मजबूत बनाया गया है। यही नहीं, मानसिक विमंदितों के प्रति संवेदनशील नजरिया रखते हुए बौद्धिक विकलांगता जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। पहली बार के अपराधियों के लिए करुणा के साथ न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाने का लक्ष्य है। पहले वो जो शब्द उपयोग करते थे वो बौद्धिक विकलांगता जैसे शब्दों का उपयोग करते थे।
इसमें करुणा के साथ न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाने का लक्ष्य है। नए आपराधिक कानून में युवाओं के प्रति एक ऐसे भविष्य की कल्पना की गई है जहां छोटे मोटे अपराध के लिए दंड के स्थान पर सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है, जिससे उनको एक अपराध छोड़ करके एक अवसर मिले। ये ऐसे व्यक्तियों को प्रायश्चित के तौर पर सामुदायिक सेवा कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। वो इसलिए कि उसको लगेगा कभी कभी जिस तरह से अबोधता के कारण अपराध हो जाते हैं तो उन्हें सुधरने का मौका, उनको ठीक प्रकार से समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर भी उनको मिलेगा। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की धीमी न्याय प्रक्रिया के कारण आलोचना की जाती थी, लेकिन नवीन आपराधिक विधि में त्वरित न्याय को केंद्र में रखते हुए महत्वपूर्ण चरणों को नियत समय सीमा में बांधा गया है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि समय पे अगर न्याय नहीं मिलता है तो अपराधी के मन में अपराध बोध तो होता है, लेकिन उस जो न्याय पाने वाला है उसके मन में भी कई तरह की शंकाएं आने लगती हैं। अब पुलिस का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपराधी को 90 दिन होने पर उसके मुकदमे की प्रगति से अवगत कराए। इसी प्रकार प्राथमिक जांच को 14 दिन में संपन्न करने, बलात्कार संबंधी मेडिकल रिपोर्ट 7 दिवस में प्रदान करने, न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिन में आरोप तय करना और विचारण पूरा होने के 45 दिन में निर्णय दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं, जो मील का पत्थर साबित होंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु गंभीर अपराधों के घटना स्थल के निरीक्षण और साक्ष्य जुटाने हेतु विधि वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। ICJS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा पुलिस, अभियोजन विभाग, न्यायपालिका तथा जेल विभाग को एक साथ एक छत के नीचे लाने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीड़ित को शीघ्र और सुगम न्याय मिल सके। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए बलात्कार के मामलों में विवाहित स्त्री के रूप में उम्र को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया है। इसके अतिरिक्त पोक्सो अधिनियम के अपराध, एसिड अटैक, गैंगरेप जैसे गंभीर मामलों में अपराधियों के हथकड़ी लगाने के प्रावधान किए गए हैं। नवीन आपराधिक विधि में बोलने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन साधा गया है। सजा के डर के बगैर विचार व्यक्त करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के विरुद्ध सजा की कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया है जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करती है। यह आवश्यक है कि जो राष्ट्र के प्रति खतरा उत्पन्न करते हैं उन प्रावधानों को होना आवश्यक है। नए कानून में अंग्रेजी हुकूमत की सोच को समाप्त करते हुए राजद्रोह के कानूनी प्रावधानों को समाप्त कर उनके स्थान पर देशद्रोह का स्थान दिया गया है, जो स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करता है। नए आपराधिक कानून में वैश्विक खतरे के रूप में आतंकवाद को रेखांकित करते हुए परिभाषित भी किया गया है। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली और संगठित रूप से चलने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल भी कसी जाएगी। मैं राजस्थान पुलिस को कम समय में ही अपने सभी पुलिसकर्मियों को कानूनों के बारे में प्रशिक्षित करने, अनुसंधान अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिता बनाने और आमजन को सरलतम शब्दों में कानून की जानकारी देते हुए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए आप सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आग्रह है कि CLG सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र जैसे समाज से जुड़े अन्य समूह नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने
और इन्हें लागू करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा करने में अपने ध्येयवाक्य सेवा कटिबद्धता पर सदैव खरा उतरेगी। मैं अंत में आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि नए कानूनों की जानकारी सभी को मिले। हमारे पुलिस थाने के सामने एक बड़ा डैशबोर्ड बना करके उनकी जानकारी भी दें, हमारी चौकियों में भी जानकारी दें, पुलिस कार्यालयों में उसकी जानकारी मिले। इस तरह का प्रावधान नए कानूनों के द्वारा ठीक प्रकार से सभी उसको समझ सकें और उनको ठीक प्रकार से किस तरह से हम लागू करते हुए उनका उपयोग करते हुए समाज के अंदर जो विश्वास पुलिस के प्रति जो होता है उसको बनाए रखते हुए पुलिस में हम पूरी तरह से जनता में पुलिस के प्रति जो विश्वास, अपराधियों में भय, उस ध्येयवाक्य को लेकर के हम अपना पूरा कार्य करें। आज सभी जिला मुख्यालयों पर बीसी के माध्यम से और सभी हमारे अधिकारीगण